जी। तो कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई और हॉस्पिटल में आपको बिल देना पड़ गया लाख रुपया या 2 लाख रुपया, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं मैंने जब इतने पैसे दिए तो मैं ठीक होकर ही निकलना चाहता हूं। लैक ऑफ डॉक्टर पेशेंट कम्युनिकेशन एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम हो गई है जो पहले नहीं थी, जब हम डॉक्टरों को फ्रेंड फिलोसफर गाइड लेते थे। हाँ ठीक है, चलिए हो जाएगा, सब ठीक है। अगर हम पेशेंट आप मानेंगे कि जागरूकता लेवल भी लोगों में बहुत बड़ी है, तो इस वजह से भी उनको ये मेडिकल जानकारी पहले से मौजूद होती है, इंटरनेट पे वो पहले से ही देखकर आते हैं इस बीमारी का क्या इलाज है। मेरे अपने एक्सपीरियंस में पेशेंट जो इंटरनेट डाउनलोडेड ट्रीटमेंट मोडालिटीज ले आते हैं, जैसे अभी आपके कॉलर पूछ रहे थे कि मेरे को स्क्रू लगा के मेरी बॉल को फिक्स नहीं करना चाहिए था, नया बॉल लगाना चाहिए था, तो वो हम लोग अपने आप ही परसेप्शन बांध लेते हैं ना, अपने आप हाफ बेक डॉक्टर्स बन जाते हैं। दैट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। इट्स गुड टू बी वेरी इंटेलिजेंट एंड नॉलेजेबल अबाउट डिफरेंट मोडालिटीज, बट दैट डज नॉट नेसेसरली मीन कि आप जो सोच रहे हैं वो ठीक हो, वो बेहतर होगा। जयेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अगर हमने अभी लापरवाही से जुड़ी तमाम मुद्दों पर बात करी कि क्या है लापरवाही, कौन से मरीज आते हैं लापरवाही को लेकर, जरूरी ये भी है कि जो मरीज लापरवाही की शिकायत लेकर आते हैं वो कहाँ अपना कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, कहाँ का दरवाजा खटखटा सकते हैं, क्या उन्हें कॉम्पनसेशन मिलेगा या फिर डॉक्टरों को सजा मिलेगी, ये कौन निर्धारित करता है? कानून ने किस तरीके के दिशा निर्देश निकाले हुए हैं? देखिए, ऐसा है जैसे डॉक्टर्स ने कहा पहले कि अगर एक भी केस होता है तो देयर आर 4 रेमेडीज। सो ट्रूली देयर आर 4 रेमेडीज। और क्यों 4 रेमेडी है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर डॉक्टर ने कोई काम किया, सपोज सिर्फ ट्रीटमेंट किया और उसे पता था कि ये ट्रीटमेंट करने से ये प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को, क्यों? उसने अपने मेडिकल के जितने रिपोर्ट्स थे, जैसे कि लेबोरेटरी रिपोर्ट थे, उसको साइडलाइन कर दिया जी। या फिर जो इंस्ट्रक्शंस उसके मेडिकल वो जो मेडिसिन दे रहे थे उसके बॉक्स में प्रिस्क्राइब थी, लेकिन उसको निगलेक्ट कर दिया क्योंकि जो टेक्स्ट बुक कहती है आप उसके हिसाब से चल रहे थे, लेकिन वो जो ड्रग थी उसमें प्रिस्क्राइब था कि आप इतना ही डोज दे सकते हैं, लेकिन उसने ओवर एक्सीड करके डोज दे दिया। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट बुक कहती है। तो ऐसे केसेस में अलग अलग तरीके के केसेस बनते हैं। सपोज डॉक्टर ने जानबूझकर या हॉस्पिटल ने जानबूझकर ऐसा किया या साइडलाइन करके गाइडलाइंस को किया, तब उस केस में क्रिमिनल केसेस बनते हैं और क्रिमिनल केस आप मजिस्ट्रेट के यहाँ कर सकते हैं जी। सपोज सिर्फ आप ऐसा है कि आपने डॉक्टर ने के पास गए, डॉक्टर ने आपको ट्रीटमेंट किया, लेकिन आप कहते ट्रीटमेंट हुआ, नेग्लिजेंस हो गया। सॉरी, ऐसा आप नहीं कह सकते जब तक आप ये स्टैब्लिश नहीं करते कि हाँ डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट किया है वो स्टैंडर्ड से सब स्टैंडर्ड है या डिविएट करके किया है। अगर आप स्टैब्लिश कर देते हैं कि हाँ ये डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप था और इसके बाद नेग्लिजेंस हुई है और नेग्लिजेंस से ये इंजरी हुई है जी, तभी आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं और तब आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। और किस तरीके से अगर आपको कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटाना है तो उसका प्रोसीजर क्या है, ये जरूरी है बताना। अगर आप समझते हैं कि आपकी जो इंजरी हुई है उससे डैमेज 10 लाख से कम की हुई है तो आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं जी। उसके ऊपर की है तो आप डायरेक्टली स्टेट फोरम में जा सकते हैं, स्टेट कमीशन में जा सकते हैं जी। और 1 करोड़ से ऊपर की कंपनसेशन अगर आप क्लेम कर रहे हो या आपकी इंजरी इतनी है या डैमेज इतनी है कि आप 1 करोड़ का अपना नुकसान देखते हैं तो आप डायरेक्टली नेशनल कमीशन में आप दरवाजा खटका सकते हैं। और जैसे अगर किसी स्थिति में उस मरीज की मृत्यु हो गई है और वहाँ लापरवाही हुई है, फिर उस चिकित्सालय के खिलाफ या फिर उस डॉक्टर के खिलाफ क्या सजा के प्रावधान है? देखिए, आप क्रिमिनल केसेस जब अभी तक हमारे यहाँ डॉक्टर्स ने कहा कि इस हर एक चीज के लिए केस हो जाते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस सारे सिचुएशन के लिए स्ट्रिंजेंट लॉ नहीं बने हैं। इसमें आपको सिंपल केस जब भी होती है तो पहले कोर्ट को ये देखना है कि क्या केस बनता है। अगर केस बनता है तो केस जब भी आप कंप्लेंट फाइल करेंगे तो उस कंप्लेंट के साथ एक डॉक्टर की एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ फाइल करनी पड़ती है। ओके। तब जो आयु होता है वो सिर्फ उस ओपिनियन के हिसाब से नहीं, वो अपने एक गवर्नमेंट डॉक्टर के जो एक्सपर्ट है उससे अलग से इंडिविजुअली सलाह ले सकता है जी। उसके बाद ही एक्शन ली जाती है। जी जी। डॉक्टर अग्रवाल, एक कॉलर हमारे साथ बहुत देर से वेट कर रहे हैं। आप चमन हैं मुंबई से। चमन जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? चमन जी, क्या आप लाइन पर बने हैं? चलिए, संपर्क टूट गया जी। डॉक्टर अग्रवाल, क्या बोलना के बारे में बात करूं जी? कि अगर कोई डॉक्टर चाहता है
कि उसके ऊपर कभी लिटिगेशन ना हो, तो उसका एक फार्मूला है। फार्मूला इज AIDET। जी पहला क्वेश्चन है एक्नॉलेज। जी ज्यादातर लोग कहते हैं कि डॉक्टर ने जो है मेरी आंख में देख के बात ही नहीं करी। डॉक्टर मेरे को देख रहा था, सुन कहीं और रहा था, हाथ में फोन था, कहीं और देख रहा था, और उसने मेरे को पूछते पूछते दवाई लिख दी। जी। सबसे पहले एक्नॉलेज, जी। पेशेंट की आंख में डाल के देखो, जी। 20% आपके लिटिगेशन खत्म हो जाएंगे। दूसरा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। पता ही नहीं कौन डॉक्टर आया था, सुबह राउंड पे देख के चला गया, मुझे तो डॉक्टर का नाम ही नहीं पता कौन सा डॉक्टर आया था। एक डॉक्टर कोई मोटा सा डॉक्टर था जो मुझे देखने आया था, मेरा इलाज कर रहा था, मुझे मार जी, गया। डॉक्टर। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ड्यूरेशन, पेशेंट को मालूम होना चाहिए कि हर चीज में कितना ड्यूरेशन लगेगा, कितना टाइम लगेगा। एक्सप्लेन अबाउट ऑल ट्रीटमेंट, साइड इफेक्ट्स एंड ट्रीटमेंट, एंड देन थैंक। जी। ये एक इंपॉर्टेंट इशू है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट हमारे मेडिकल प्रोफेशन में डिस्कस हो रहा है, वो हुआ जब 2 केसेस आए जिसमें 1 करोड़ का फाइन हुआ और 1.7 करोड़ का फाइन हुआ। तो मेडिकल प्रोफेशन में डिस्कशन हो रहा है कि जब इतने बड़े बड़े फाइन होंगे, इतने बड़े बड़े फाइन होंगे, तो क्या डॉक्टर की फीस भी उतनी ही रहनी चाहिए? जी। कि आप जो है यूनिफॉर्म है कि एक सफाई कर्मचारी आए, एक रिक्शे वाला जी, आए, डॉक्टर अग्रवाल, और हम अगर समझ आपके चुके पास हैं। में अंबानी आता है तो ट्रीटमेंट की फीस सेम होनी चाहिए। जी, हम समझ ये एक चुके अनदर एंगल जो डिस्कशन में चल रहा है। बिल्कुल। चलिए, अभी वक्त तो चला है ब्रेक का दोस्तों। ब्रेक के बाद भी डॉक्टर की लापरवाही से तमाम पहलू पर हमारी बातचीत जारी रहेगी। आप जुड़े रहिए लीगल पॉइंट के साथ। लीगल पॉइंट के इस आखिरी पड़ाव में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं चिकित्सा में होती लापरवाही और कैसे हम कानून के जरिए इसका निवारण पा सकते हैं। डॉक्टर के अग्रवाल, जो सवाल अभी पूछे गए हमसे, उसके बाद अब मैं ये आपके पास आना चाहूंगी कि एक ये भी जरूरी है कि आपने ब्रेक से जाने से पहले बताया कि डॉक्टर की क्या जिम्मेदारियां हैं। हमें ये भी जानना जरूरी है कि जब एक मरीज इलाज के लिए जा रहा है तो उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां, उसकी भी कुछ अधिकार हैं जो उसे जानने, उसे पहचानने जरूरी है। सबसे पहले जब वो डॉक्टर के पास जाता है जी तो सबसे पहले उसे मालूम होना चाहिए मेरा डॉक्टर कौन है। ठीक है, ही शुड नॉट हैव ए ब्लाइंड फेथ। उसको अपनी हिस्ट्री के बारे में कोई भी चीज को छुपाना नहीं चाहिए। लोग क्या करते हैं कि 4 ओपिनियन लेते हैं, शाम को मेरे पास आएंगे, 5वीं ओपिनियन लेंगे, मुझे ये नहीं बताएंगे बाकी 4 ने क्या कहा, पुराना ट्रीटमेंट छुपा के रखेंगे। बोले हम आपको टेस्ट कर रहे थे कि आपकी क्या ओपिनियन है। जब तक आप मुझे पुरानी ओपिनियन नहीं बताओगे तो कैसे होगा? उसमें गलतियां होती हैं। बिल्कुल। तीसरा, अपनी हिस्ट्री। आप लोग पेशेंट क्या करते हैं, पूरी फाइल ले आएंगे, मतलब एक इतना बड़ा वो ले आएंगे, एंड दे एक्सपेक्ट मी कि पूरी फाइल को मैं पढ़ के 15 मिनट में उनको कंसल्टेशन दे दूं। आई कांट, सो दे हैव टू मेक ए समरी। उनको समरी अगर उनके पास में है, समरी मेरे पास में लेके आते हैं, ओपिनियन बेटर मिलेगी। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, लास्ट के ऊपर के 8-10 पन्ने छोड़ दूंगा, मैं पढ़ दूंगा उसके साथ में। सो नंबर इज, एवरी पेशेंट मस्ट हैव ए फैमिली फिजिशियन। जी। फैमिली फिजिशियन शुड टॉक टू द स्पेशलिस्ट। सीधा स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, गलतियां होगी। यू कांट। एक पेशेंट है जिसने 4 स्पेशलिस्ट के पास भी गया, गायनेकोलॉजिस्ट ने उसको पेन किलर दिया गायनी प्रॉब्लम के लिए, ऑर्थोपेडिस्ट ने उसको दिया, डेंटल ने उसको दिया, 4 पेन किलर उसको मिल रहे हैं, चारों को पता ही नहीं कि कौन इलाज कर रहा है, पेशेंट का नेग्लिजेंस हो रहा है। सो और इसके अलावा पेशेंट जो दवाइयां दे रही है वो टाइम पे ले। अगर उसको बोला गया है कि टाइम पे आओ तो टाइम पे आए, और कोई एक्स के पास में ना जाए। अगर ये प्रिकॉशंस लेते हैं पेशेंट्स तो लिटिगेशन। मैं जोला साहब डॉक्टर के बारे में भी आना चाहूंगी और डॉक्टर मलिक मैं आपसे पूछना चाहूंगी, लेकिन हमारे कॉलर भी वेट कर रहे हैं। अमिता है दिल्ली से। अमिता जी, स्वागत है लीगल पॉइंट में। क्या कहना चाहेंगी आप? हेलो, गुड इवनिंग मैम। जी, वेरी गुड इवनिंग अमिता जी। ये एक्चुअली जो है मेरे फादर का जो 2002 में बाईपास सर्जरी हुई थी, दिल्ली के एक नामी हॉस्पिटल में हुई थी वो बाईपास सर्जरी। जी। उसके बाद उनको सर्जरी के थोड़े टाइम बाद ही उनको दोबारा प्रॉब्लम रहने लगी। उसके बाद कई जगह हम 1-2-3 बार एंजियोग्राफी भी हुई और बाकी स्टंट वगैरह भी डला, और 2-3 हॉस्पिटल्स में उनको यही बोला गया कि आपकी उस टाइम पे सर्जरी जो है वो आपकी नहीं की गई है। और कोई भी डॉक्टर इस पॉइंट को लिख कर देने के लिए जो है एग्री नहीं कर रहा है कि वो रिटर्न में हमको दे दें कि जिसके अगेंस्ट हम कोई केस कर सकते हैं उस हॉस्पिटल के या उस डॉक्टर के अगेंस्ट। और आज 10-12 साल हो गए हैं, रूटीन में मेरे फादर को प्रॉब्लम रहती है, साल में 1-2 बार उनको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है, और जो है रिटायर्ड है। जी अमिता जी, हम आपका सवाल समझ चुके हैं। 10% केस में, 10% केसेस के अंदर में हार्ट अटैक जब आप बाईपास करते हो, बाईपास विल फेल इन द फर्स्ट ईयर। 40% will fail in 4 years, and the average life of a bypass is 6 years, 8 years, 10 years, 12 years. आपने देखिए हमारे अपने प्रधानमंत्री को, उनका बाईपास हुआ 2 बार एंजियोप्लास्टी हुई। ये कोई नेग्लिजेंस नहीं है। बिल्कुल। हर आदमी का बिहेवियर डिफरेंट होता है, कोई आदमी को रिस्पॉन्स करेगा, किसी को रिस्पॉन्स नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ये प्रूव कर सकते हो कि जरूरत नहीं थी और आपने किया, अननेसेसरी किया, वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। जयेश जी, जैसे इन्होंने अभी कहा कि 10-12 साल से ये जो सिलसिला चल रहा है, मैं आपसे बड़ा कॉमन सवाल पूछना चाहूंगी कि कब तक अगर एक मरीज के साथ लापरवाही हुई है तो कितने सालों तक वो उस लापरवाही के खिलाफ उसकी आवाज उठाई जा सकती है कानूनी तौर पर?
देखिए, मैं पहले तो बता दूं कितने समय तक जी। अगर ऐसी कोई लापरवाही हुई है तो आप 6 महीने से लेकर 2 साल के भीतर आप इसको कोर्ट में ला सकते हैं। जी। लेकिन काउंसिल में 3 साल है। और सबसे खास बात यह है कि क्या आप कभी भी आप किसी चीज को भी नेग्लिजेंस कह सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा, कॉलर ने कहा कि डॉक्टर्स ने ओपिनियन नहीं दिया, तो इनको किस आधार पे पता चला नेग्लिजेंस हुआ है। मैंने आपको कहा कि डॉक्टर्स को भी प्रोटेक्शन दी गई है। जब तक आपको एक्सपर्ट ओपिनियन ना मिले कि हाँ ये मेडिकल स्टैंडर्ड थी, इसके हिसाब से डॉक्टर्स ने काम नहीं किया, तभी आप कह सकते थे कि ये नेग्लिजेंस हुई है। आपने मेडिकल साइंस की जानकारी नहीं रखी हुई है, फिर किस आधार पे आपने कहा कि ये नेग्लिजेंस है। तो सबसे पहले तो ये है कि आप पहले जाएं और एक्सपर्ट से ओपिनियन लें। अगर वो कहते हैं कि हाँ जो आपकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो गलत है, तभी आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। जी। फ्रीलेस कंप्लेंट में दोनों जगह पे पनिशमेंट है, सीपीएम में भी पनिशमेंट है, काउंसिल में भी पनिशमेंट है। जी। डॉक्टर मलिक, जैसा कि मैंने कहा था कि झोला छाप डॉक्टर के बारे में डॉक्टर अग्रवाल ने ये एक उठाया। अभी भी अगर हम चले सड़कों पर तो आपको एक टेंट हाउसेस नजर आ जाएंगे जो दवाई बेचते हुए आपको नजर आ जाएंगे। वो कौन है, डॉक्टर है कि नहीं है, जो कि नहीं है वो डॉक्टर, लेकिन वो अपनी दवाई बनाकर बेच रहे हैं। क्या ये चिकित्सा में वैध है? और ये झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ क्या कार्यवाही हो सकती है? ये हम हमेशा मेडिकल नेग्लिजेंस में जब भी बात करते हैं ये सवाल जरूर उठाते हैं, लेकिन फिर भी झोला छाप डॉक्टर बनने बंद नहीं हुए। देखिए, ये एक पॉलिटिकल इशू है। कहने को तो ये लीगल इशू है, लेकिन बेसिकली पॉलिटिकल इशू है। भारत में जितने क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, अनकन्फर्म्ड एस्टिमेट्स के मुताबिक उससे 12 गुना अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग है, अनक्वालिफाइड डॉक्टर मेडिकल काउंसिल के एम्बिट के अंडर आता ही नहीं है। अ मेडिकल काउंसिल कैन ओनली ट्राई समवन हु इज रजिस्टर्ड विद द मेडिकल काउंसिल। इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड विद द मेडिकल काउंसिल, इफ यू आर नॉट अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल, आप मेडिकल काउंसिल के अंडर आते ही नहीं है। जी। ठीक है, आप क्रिमिनल कोई आप पे केस कर दे या कुछ कर दे, वो बात अलग है। तो क्वैकरी जो है वो देश का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसको देश के पॉलिटिकल लीडर्स को एकदम इरेडिकेट करना चाहिए। उसमें पॉलिटिकल विल बिल्कुल नहीं है। देयर इज अ टोटल लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। इस चीज को मेडिकल प्रोफेशन लड़ता रहा है पिछले 60 सालों से, लेकिन पॉलिटिकल विल नहीं है। जी। जयेश जी, अगर किसी डॉक्टर के पास अपनी डिग्री नहीं और इस तरीके से वो अपनी चिकित्सा इस तरीके से चला रहा है, तो उसके खिलाफ किस तरीके के कानूनी कार्यवाही की जा सकती है? जब आपको मालूम पड़ता है कि इस डॉक्टर के पास वैलिड लाइसेंस नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप हेल्थ डायरेक्टोरेट के पास सीधा कंप्लेन कर सकते हैं। या जब आप हेल्थ डायरेक्टोरेट को ऐसी कंप्लेन मिलती है तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद वो केसेस मेडिकल काउंसिल को भेजी जाती है। मेडिकल काउंसिल तुरंत उस पर एक्शन लेती है। इन केस वो कोऑर्डिनेट और बंद करने, उनकी दुकान को बंद करने के ऑर्डर्स देती है। इन केस वो बंद करने को तैयार ना हो तो उनके अगेंस्ट में क्रिमिनल केसेस किए जा सकते हैं। हम लोग इसके अंदर में डॉक्टर काउंसिल में हम ऐसे पुलिस में डायरेक्ट कंप्लेन कर रहे हैं। यू हैव टू गो टू द पुलिस। हम उसको जो है सेक्शन जो हमारा फ्रॉड है, फैब्रिकेशन है, उसके अंदर में डायरेक्ट पुलिस के अंदर में एक्शंस ले रही है। मैं सिर्फ एक ही चीज को ऐड करना चाहता हूँ कि हर साल हम लोग दिल्ली सरकार के साथ में मिलकर जो अक्टूबर में परफेक्ट हेल्थ मेला हमारा होता है, जहां पर हम लोग एक पूरा स्टॉल लगाते हैं इस चीज के बारे में, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि आपको लीगल एडवाइस क्या मिलनी चाहिए, आपके राइट्स क्या हैं, पेशेंट्स के राइट्स क्या हैं, डॉक्टर्स के राइट्स क्या हैं, क्वैक कौन होता है, इसकी पूरी अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। और मेडिकल एसोसिएशन भी हमारी जो है वो इस चीज के ऊपर काम करती है कि अगर किसी पेशेंट को कोई डिस्प्यूट है, अगर उसको लग रहा है कि मेरे साथ में जाती हुई है या डॉक्टर को लग रहा है कि मेरे साथ जाती हुई है, तो मेडिकल एसोसिएशन को भी वो कॉन्टेक्ट कर सकता है। जी। डॉक्टर मलिक, समय बहुत कम है, लेकिन मैं जाते जाते आपको ये कहना चाहूंगी और आपसे पूछना चाहूंगी कि आप हमारी आम जनता को ये संदेश पहुंचाएं कि अगर वो कभी भी इलाज के लिए जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें, और वो डॉक्टर भी जो जिसका इलाज करने जा रहे हैं वो भी किन मुख्य बातों का ध्यान रखें, ताकि जो आपने डॉक्टर और मरीज के बीच की रिलेशनशिप के बारे में बात की वो हमेशा अच्छे और सुचारू रूप में चलती रहे और हर मरीज को प्रॉपर इलाज मिले और वो खुशी से अस्पताल से बाहर निकले और अपनी जिंदगी खुशहाल बिताए। सबसे पर्टिनेंट क्वेश्चन है आज का, जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है उसको बिल्कुल क्लियरली अपनी सारी बीमारियां, हम क्या होता है हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए और उससे अपनी बाकी चीजें छिपा ली, जी, सारी बहुत संक्षेप में आपको सारी बीमारी बताए, उसके ट्रीटमेंट की सारी मोडालिटी समझे,
जो प्रेफर्ड ट्रीटमेंट इस पर्टिकुलर पेशेंट का है वो समझे जी, उसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उस ट्रीटमेंट की क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्या फेलियर रेट्स हो सकते हैं, वो समझे जी, और यही सारे का सारा दायित्व ट्रीटिंग डॉक्टर का है कि वो ये सब समझाए। बिल्कुल। अगर ये दोनों चीजें ठीक हो जाएं तो हमारी आधी से ज्यादा परेशानी और लिटिगेशन खत्म हो। बिल्कुल डॉक्टर मलिक, बिल्कुल सही कहा आपने। ये पेशा है ही ऐसा जिस पर लोग आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, क्योंकि जो हुनर इन डॉक्टरों के हाथ में है। डॉक्टरों के ऊपर विश्वास रखो और उस विश्वास को मत तोड़ो। बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रही हूँ कि जो हुनर इन डॉक्टरों के हाथ में है वो और किसी के हाथ में नहीं है। ये हाथ जिंदगी बचाने के लिए है, एक लापरवाही की वजह से भेंट चढ़ने के लिए नहीं है। चिकित्सा मुहैया कराना एक सामाजिक जिम्मेदारी है और कानून के सामने हर मरीज को मेडिकल इलाज मिलने का अधिकार है। और साथ ही ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप चिकित्सा से जुड़ी अपनी जिम्मेदारियों और अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, क्योंकि जान है तो जहान है। आप तीनों स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने चिकित्सा से जुड़ी दी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप अभी भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे इस पते पे लिख सकते हैं, कोई राय देना चाहते हैं या हमारे जरिए कोई कानूनी विषय आप उठाना चाहते हैं तो आप हमारा पता नोट कर सकते हैं। हमारा पता है लीगल पॉइंट, लोकसभा टीवी, FB 116, पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग, पार्लियामेंट हाउस, न्यू दिल्ली 111001। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं, legalpoint.lstv@gmail.com। अगले हफ्ते फिर किसी कानूनी विषय के साथ लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। और देखना न भूलें लोकसभा टीवी, क्योंकि लोकसभा टीवी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप इस तरीके के कार्यक्रम देख सकते हैं। नमस्कार।